हम लोग जलवायु परिवर्तन पे बात कर रहे थे और क्लाइमेट चेंज, शांत हो जाओ जी, क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे। इस क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत हमने देखा था कि जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है ना, ओजोन का क्षरण है, ओजोन परत का, इन सब के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस कारण से जो पृथ्वी पर जलवायविक घटनाएं हैं या जलवायविक दशाएं हैं, उनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे जो हवाओं का बहना है ना, जो पहले हम आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ाए हैं कि जो वायुदाब पेटियां होती हैं पृथ्वी पर, वायुदाब की पेटियां हैं, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, या जो तापमान का वितरण है वो परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण जो वर्षा आदि होती है, वर्षा चक्र जो होता है, जल चक्र जो है, कि किसी पहले क्या होता था कि 4 महीने बारिश होगी, है ना, फिक्स रहता था ज़्यादातर लगभग। लेकिन अब ऐसा है कि कभी, अब देखिए बीच में गर्मी आ गई थी, थोड़ा थोड़ा मौसम, फिर से ठंडी का मौसम आ गया। ये जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है ना, कि आप कुछ निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि कब ठंडी है कब गर्मी है ना। वो जो ऑसिलेशन होता रहेगा, ठंडी गर्मी गर्मी, ये जो है जलवायु परिवर्तन का ही चीज़ें हैं। इसमें हम लोग पहले बात किए हैं। आज हम लोग 2 टॉपिक देखेंगे। उसमें एक है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव है, इफेक्ट क्या है, वो हमको देखना है। तो जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं उसमें समुद्री तूफान, क्या क्या प्रभाव होता है, समुद्री तूफान, जंगल में आग लगना, सूखा, बाढ़, सूखा, बाढ़, और शीतलहर, शीतलहर, ग्रीष्म लहर, जिसको आप लू भी कहते हैं, लू, ठीक है। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन, उसमें जो मौसमी जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके अंतर्गत समुद्री तूफान, समुद्री तूफान क्या है, समुद्री तूफान क्या है, जैसे सुनामी आदि आना, है ना। तो हवाएं जो बहती हैं पूरे पृथ्वी पर, तो समुद्र पे तो है नहीं कि ऐसा कि समुद्र के ऊपर से नहीं बहेंगी, समुद्र के ऊपर से भी हवाएं प्रवाहित होती हैं, है ना। उनके कारण जो समुद्र का तटवर्ती भाग है, या जो, जैसे मान लीजिए भारत का ही मैप ले लीजिए, ये भारत का मान लीजिए दक्षिण वाला जो भाग है, तो इधर कौन सा सागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है ना। तो जो हवाएं प्रवाहित होती है वो क्या करती हैं, जल को तटों से क्या करती हैं, ये यहाँ का जो समुद्री जल है वो इन तटों से टकराएगा, है ना। तो जब चक्रवात आता है, चक्रवात जो आता है, तो चक्रवात जब आता है तो तटों से हवा के साथ साथ पानी भी बहुत मात्रा में टकराता है तटों से, जिससे बहुत सारे क्षेत्रों में खूब तेज बारिश होती है ना। आप लोग देखते हैं जब चक्रवात आता है तो बहुत दिनों तक न्यूज़ में रहता है कि इस तट से इतने दिनों बाद टकराएगा, लोगों को हटाया जाता है, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, नुकसान हो जाता है ना। तो ये सब प्रभाव समुद्री तूफान के कारण होगा, है ना। जंगल में आग, जब तापमान बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे में जो जंगलों में आग लगने की संभावना है, घटना है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। पेड़ पौधे, सूखे पेड़ पौधे जब टकराते हैं आपस में तो उससे आग लग जाती है उनमें। सूखा, जलवायु परिवर्तन के कारण
जो बारिश का चक्र है कि 4 महीने बारिश होना था, फिर गर्मी, फिर ठंडी, ऐसा चलना चाहिए था, ये चक्र गड़बड़ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण किसी मौसम में, जैसे मान लीजिए बरसात का मौसम चल रहा है, तब बारिश हुई ही नहीं। सूखा क्या है? सूखा का मतलब ये है कि बारिश ना होने के कारण हम खेती आदि नहीं कर पाते हैं, वही ना। तो बरसात के मौसम में बारिश नहीं हुआ, हम खेती आदि नहीं कर पाए, सूखा कह देंगे। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई अचानक तो बाढ़ हो जाएगा, है ना। तो ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में जो परिवर्तन होता है उसको हम पता नहीं कर पाते, प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। जैसे शीतलहर चलना, है ना, जैसे इस समय पे जो हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो शीतलहर ही है। ऐसी ही गर्म हवाएं चलती हैं। तो जैसे अभी देखिए मौसम जो है, जलवायु परिवर्तन समझने का बहुत अच्छा है। अभी जब गर्मी बढ़ रही थी तो गर्मी बढ़ती ही जानी चाहिए थी, बीच में ठंडी आ गया ना, तो कहीं ना कहीं बारिश हुई है, तो उसके कारण है तूफान आ रहा है, चक्रवात के कारण हो सकता है ना। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। इसमें कुछ आंकड़े भी हैं, जैसे एक संस्थान है जो जारी करता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक। एक संस्थान है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच कौन है? संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब होता है एक ऐसी संस्थान जो कि कुछ मुद्दों पर, उसमें जितने लोग हैं उसके साथ उसमें जुड़े हुए, वो किसी मुद्दे पे क्या करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, काम करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उसको थिंक टैंक। जैसे नीति आयोग जो संस्था है वो थिंक टैंक है, मतलब योजनाओं को बनाएगी, है ना। उनको योजनाओं को बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, तब काम होता है, ठीक है ना। जैसे आपके यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो पहले प्लानिंग करते हैं ना, कि कौन क्या करेगा, कौन इनविटेशन भेजेगा, कौन सब्जी खरीद के लाएगा, कौन और बाकी व्यवस्थाएं देखेगा। तो ऐसे ही योजना बनाने के लिए मीटिंग की जाती है ना, पहले सब घर के लोग बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे। ऐसे ही कोई योजना बनाने के लिए या कोई भी रिपोर्ट निकालने के लिए बहुत सारे लोग मिलते जुलते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो ये संस्था है जर्मन वॉच, जो क्या जारी करता है? जलवायु जोखिम सूचकांक। मतलब इसमें क्या निकालते हैं? इसमें भी देशों को रैंकिंग देते हैं, उनको रैंकिंग इस आधार पर दी जाती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कोई देश कितना प्रभावित हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण किसी देश पे कितना रिस्क है, उस आधार पर क्या है, रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2021 का इंडेक्स है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 का है, ठीक है। जो लेटेस्ट है वो कब का है? 2021 का है। यह हर साल जारी किया जाता है, अभी 2022 का नहीं आया है ना। तो 2021 वाला जो इंडेक्स है वो लेटेस्ट है। इसमें जो आंकड़े हैं वो कब के हैं? 2019 के, क्योंकि 2021 में जब रिपोर्ट आई होगी तो उसके पहले के आंकड़े नहीं इकट्ठा किए होंगे। रिपोर्ट पूरे देश का आंकड़ा इकट्ठा करना होता है, कि जैसे भारत में ये जो जर्मन वॉच संस्था है इसके बहुत सारे सदस्य लोग होंगे, वो हर एक देश जाते हैं, वहाँ पे विभिन्न आपदाओं की आंकड़ा इकट्ठा करते हैं। जैसे बाढ़, कितनी बार बाढ़ आई, कितने लोग प्रभावित हुए, कितनी हानि हुई पैसे की, कितनी हानि हुई लोगों की, ऐसे ही हर देश में करना है तो उसमें समय लगता है। तो 2019 में जो ये आया है रिपोर्ट, मतलब 2021 वाला, इसमें जो सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश हैं
वह है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास। 3 देश हैं। इस इंडेक्स के अनुसार जो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास ये देशों का नाम है। ये जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं ये। ठीक है, इसके अनुसार भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां स्थान है। भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पे है। ठीक है, फिर एक संस्थान है यूनाइटेड नेशंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र भी बहुत सारे रिपोर्ट जारी करती रहती है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसका नाम है आर्थिक हानि, गरीबी और आपदा। आर्थिक हानि, गरीबी और आपदा। ठीक है, आर्थिक हानि, गरीबी और आपदा। इसमें जो बहुत लंबे समय के लिए आंकड़े इकट्ठा किया गया था 1998 से लेकर के 2017, मतलब 1998 से 2017 के बीच में जलवायु परिवर्तन के कारण जो आर्थिक क्षति हुई, गरीबी पर क्या प्रभाव पड़ा और कितने आपदा आदि आए, उन पर जो आंकड़ा इकट्ठा किया गया उसमें यह प्रकाशित हुआ। एक रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, किसने जारी किया? यूनाइटेड नेशंस ने। इसमें जो आंकड़े निकल के आए उसमें यह पता चला कि ये जो 20 सालों का आंकड़ा है ना, 1998 से 2017 कितने साल हुए? 20 साल। ये कितना साल हुआ? 20 साल। इन 20 सालों में विश्व पे और भारत पे आपदा के कारण क्या नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको इकट्ठा किया गया। तो इसमें जो पता चला है वो पता चला है कि इन 20 वर्षों में जो विश्व में आपदाओं के कारण, आपदाएं किस कारण आई? जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं आई, आपदाओं समझ रहे हैं ना? आपदा का मतलब हो गया बाढ़ आ गई, है ना, भूकंप आ गया या सूखा पड़ गया। ठीक है, जंगल में आग लग गई। इसके कारण जो नुकसान हुआ है 20 सालों में, तो विश्व को जो नुकसान हुआ है, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को, वो 215 लाख करोड़ 215 लाख करोड़ रुपए क्या हुआ है? नुकसान हुआ है विश्व भर में। विश्व भर में 215 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। और भारत को कितना हुआ है? भारत को लगभग 6 लाख करोड़ का। इन 20 सालों में भारत को कितने का नुकसान हुआ? 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है भारत को। तो कुल मिला के मतलब यह है कि आपदाओं के कारण हमारी जो संपत्ति का नुकसान हुआ है ना, आपदाओं से जो संपत्ति का नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है? विश्व के लिए 215 लाख करोड़ है और भारत के लिए कितना है? 6 लाख करोड़ है। तो मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण हमको आर्थिक हानि भी हो रही है। जैसे बाढ़ आ जाएगी तो जो फसल आदि लोग बोए होंगे वो सब खराब हो जाएगी, पशु आदि मर जाते हैं, जो घर आदि बनाए हैं वो ढह गया तो फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये आर्थिक क्षति है, बहुत लोगों का रोजगार समाप्त हो जाता है, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, इसी रिपोर्ट में कहा गया कि जो देश अगर कंट्री वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान देश को हुआ है वो अमेरिका को हुआ है, और
अमेरिका, चीन, जापान और फिर भारत। तो अगर देश के आधार पर देखेंगे कि देशों में जो नुकसान का क्रम है वो क्या है, अमेरिका, चीन, जापान, भारत। मतलब भारत में भी तो नुकसान हुआ है 6 लाख करोड़ का, है ना। मतलब जो विश्व में देशों को नुकसान हो रहा है उसमें भारत भी चौथे नंबर पे है नुकसान झेलने के मामले में। ठीक है, ये आंकड़े आपको एनालिसिस करने में मदद करते हैं ना। आपको जब आप लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक क्षति होती है, उसी के जस्ट बाद आप ये आंकड़ा लिखेंगे कि इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में विश्व में इतनी आर्थिक क्षति हुई जलवायु परिवर्तन के कारण, भारत में इतनी आर्थिक क्षति हुई। तो आपके उस स्टेटमेंट को वजन मिलेगा। जांचने वाला जब देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ पढ़ने लिखने वाला है, हवा हवाई बातें नहीं करता है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए जो जलवायु परिवर्तन होता है उससे हमको निपटने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ से सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं कि बाढ़ आ जाएगी तो तुम जाके रक्षा करना, लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाना, उनके खाने पीने का प्रबंध। कोई भी आपदा आती है तो सरकार को खर्च करना पड़ता है ना पैसा, और पहले से भी आपदा की सुरक्षा के लिए बहुत से काम करते हैं। जैसे जो चक्रवात आदि आते हैं उनको जानने के लिए कि चक्रवात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सारे सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं, रिसर्च आदि होती है, उन सब में पैसा खर्च होता है। तो एक आंकड़ा और दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ही है, यूनाइटेड नेशंस का ही आंकड़ा है कि जो भविष्य में हमको जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कितना खर्च करना होगा देशों को। तो यूनाइटेड नेशंस जो है, संयुक्त राष्ट्र है, उसके अनुसार हमको जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2030 तक हमको 300 करोड़ डॉलर, मतलब 2030 तक जो आपदाएं आएंगी उनसे बचने के लिए या उनके आने से जो हमको खर्च होगा लोगों को बचाने के लिए, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए, उनको भोजन आदि कराने के लिए आपदा आने के बाद, वो हमारा कितना होगा, 300 करोड़ रुपए होगा पूरे विकासशील देशों का। जो विकासशील देश हैं उनके लिए आंकड़ा है। विकासशील मतलब जो देश जहाँ की अर्थव्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है विकसित देशों की तरह, वो विकासशील कहलाते हैं, है ना। और 2050 तक ये हमारा खर्च कितना हो जाएगा, 500 करोड़ डॉलर। 2050 में कितना हो जाएगा, 500 करोड़ डॉलर। देख रहे हैं, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है खर्च भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपदाएं बढ़ती जाएंगी, उनसे बचने के लिए खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो ये है। फिर हमारे संस्थान में भी और जो इफ़ेक्ट पे हम लोग और बातें बता चुके हैं आपको पहले भी जलवायु परिवर्तन के कारण, कि जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण जो बर्फ़ है पिघलेगी अंटार्कटिका आर्कटिका की, उसके कारण जो आसपास, जैसे यहाँ देखिए भारत के आसपास समुद्र है, तो जब समुद्र का पानी बढ़ेगा, पानी का स्तर, जब समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा तो भारत का जो तटीय भाग है वो क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। तो ये एक समस्या है। ऐसे ही बहुत सारे देश हैं सबके किनारे समुद्री भाग है, वो डूबते जाएंगे तो स्थलीय भाग कम होता जाएगा, लेकिन लोगों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, तो जगह कम होगी और लोग ज़्यादा हो जाएंगे।
उसमें भी संकट है। भोजन, खेती आदि के लिए जगह कम हो जाएगी तो खेती आदि नहीं हो पाएगी। ये सब बातें कर चुके हैं। नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी, है ना, वो सब बातें हम लोग कर चुके हैं। इसमें फिर एक रिपोर्ट है, ये अभी हम लोग जितना देख रहे हैं विश्व की रिपोर्ट है ना। भारत में भी तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो भी रिपोर्ट जारी करती हैं। जैसे भारत में है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, नाम सुने होंगे आप लोग। ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। ये संस्थान कृषि के क्षेत्र में काम करती है ना, कृषि के क्षेत्र में रिसर्च आदि पे काम करती है, रिपोर्ट आदि जारी करती है। हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसने 2018 में ये लोग एनुअल रिपोर्ट जारी करते हैं। एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट कह सकते हैं आप। एनुअल रिपोर्ट, जो भी सरकार की संस्थाएं हैं ना, वो साल भर काम करते हैं और साल के अंत में जितना उन्होंने काम किया उसकी रिपोर्ट देते हैं। जैसे आर्थिक समीक्षा निकाली जाती है ना, अभी आर्थिक समीक्षा आई है भारत की, साल भर में जो भी काम धाम हुआ उसका सबका बजट के पहले आर्थिक समीक्षा जारी करते हैं, है ना। तो इसने जो रिपोर्ट जारी किया है उसने कहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने, कि जो देश में हमारे यहाँ जितने भी टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, कुल ज़िले जितने हैं, उसमें जो 20% ज़िले हैं, 20% जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो जलवायु परिवर्तन के कारण इन 20% ज़िलों में खेती जो है संकटमय है। खेती कैसी है? संकट में है। मतलब यहाँ पे खेती करना क्या है, बड़ा कठिन है, नुकसानदेह है। कितने ज़िलों में? 20% ज़िले जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ पे खेती करना क्या है, कठिन है, संकटमय है। या तो बाढ़ आ जाती है, या तो सूखा पड़ जाता है, ओले गिर जाते हैं। ऐसी जो समस्याएं हैं उनके कारण क्या है, कृषि संकटमय है। ठीक है। और इसी में बताया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण जो हवाओं की औसत गति है, हवाओं की जो एवरेज स्पीड है वो भी क्या हुई है, बढ़ गई है। हवाओं की जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो गई है, हवा की औसत गति में वृद्धि हुई है। और ये जो वृद्धि है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है, किलोमीटर प्रति घंटे में मापी जाती है। मतलब जो सामान्य हवाएं चलती थी पहले उससे अब तेज चलने लगी हैं। तो हवाएं जब तेज चलेंगे उसका नकारात्मक प्रभाव होगा ना, फसलें जो हैं वो लेट जाएंगी। गर्मियों में देखते हैं आप लोग, हवा जब तेज चलती है तो जो गेहूं आज की फसल है वो एकदम लेट जाती हैं। या धान की भी फसल जब होते हैं बारिश आज के समय वो लेट जाती हैं। और वो पानी में अगर डूब गई तो सड़ भी जाती हैं। अगर उसमें अगर लग चुका है, जिसको आप फसल कहते हैं, अगर वो दाना वाना लग चुका होता है वो भी नीचे गिरता है तो टूट जाता है, नुकसान होता है उससे बहुत सारा। तो जो हवा की गति है ये इसी में पता चला है, इसी एनुअल रिपोर्ट से, कि हवा की जो गति है बढ़ चुका है। इसी एनुअल रिपोर्ट से पता चला कि जो तापमान है वो भी क्या हुआ है, बढ़ गया है। तापमान बढ़ेगा तो, क्योंकि हर एक निश्चित फसल को बोने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? गेहूं को बोने के लिए अलग तापमान चाहिए, धान को बोने के लिए अलग तापमान चाहिए। ठीक है, इसीलिए गेहूं और धान जो है एक विशेष जलवायु में उत्पन्न किए जाते हैं। हर एक चीज़ आप हर एक जगह नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ विशेष चीज़ें चाहिए, तापमान चाहिए,
वर्षा चाहिए निश्चित मात्रा में, है ना। आप बरसात के मौसम में क्यों नहीं लगाते हैं गेहूँ? क्योंकि गेहूँ को कम पानी चाहिए, धान को ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए उसको बरसात मौसम में लगाते हैं। टम्परेचर भी अलग अलग चाहिए। गेहूं को पकने के लिए बहुत ज़्यादा टम्परेचर चाहिए, इसीलिए गेहूं को गर्मी मार्च अप्रैल तक में काटा जाता है, जब खूब ज़्यादा तापमान हो जाता है। तो अगर तापमान बढ़ेगा, हवाओं की गति बढ़ेगी, तो कृषि जो है प्रभावित होगी उससे, है ना। यही इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। फिर एक संस्थान है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये सब आपको इसमें मान लीजिएगा ये प्रश्न आएगा ही, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, इनमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही, बड़ा भी रहेगा, छोटे छोटे टॉपिक में भी रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन कोई भी बनाएगा देगा ही, और ये सब उत्तर लिखते समय आपको यूज करना पड़ेगा, तभी नंबर पाएंगे। कहानी लिखेंगे 2-4 लाइन फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको आंकड़े जो है तैयार करने होंगे कि कितना तापमान बढ़ गया, वो पहले लिखा चुके हैं, कितना नुकसान हो रहा है, कौन रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, उनका नाम, ये सब यूज करना होगा, तभी नंबर है। इसका स्थापना तुमको ढूंढना है, ठीक है। ये होमवर्क है। जितने भी संस्थान बोल रहे हैं सबको आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में जानना चाहिए। जैसे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, UN के बारे में जानिए, है ना। ये सब उसी 1950 के आसपास के ही हैं। तो इसने एक रिपोर्ट जारी किया है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021, मतलब 2021 में वैश्विक जलवायु, 2021 में वैश्विक जलवायु की क्या स्थिति थी, उस पर इसने रिपोर्ट जारी की है। उसमें जो हमको जानकारी मिली है वह यह मिली है, और इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया है? 2022 में, 2022 में जारी किया गया है, 2022 में जारी किया गया है। लेकिन ये जो जलवायु के बारे में बात किया है वो कब की जलवायु है? 2021 की। तो 2021 में जो विश्व की जलवायु है उसका क्या स्थिति है, उस पर WMO ने रिपोर्ट जारी की। उसमें पता यह चला है भारत के बारे में कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ का जो जल स्तर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। जो अभी दिखाए थे ना भारत बना के, उसके जो बंगाल की खाड़ी है, अरब महासागर है, यहाँ जल स्तर पानी का तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके कारण इन्होंने संभावना व्यक्त की है कि 2100 तक, 2021 चल रहा है ना, मतलब जब 2100 साल शुरू होगा, 2022-23 चल रहा है, 23 से 77 साल बाद कौन सा साल आ जाएगा? 2100। तो इतने साल आने तक में जो विश्व के कुछ शहर हैं वहाँ जो जल स्तर है वो लगभग 3 फीट तक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 3 फीट पानी जो है समुद्र के किनारे वाला ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? 13-14 जो सिटी हैं भारत की वो डूब जाएंगी, ठीक है ना। जल स्तर बढ़ जाएगा तो डूब जाएंगी। मतलब आज से 50-50 साल तक में बहुत सारे शहर जो हैं जो समुद्र के किनारे हैं भारत के, वो पानी से डूब जाएंगे। तो इसके कारण जो स्थलीय भाग है वो कम हो जाएगा, वहाँ से लोगों को हटा के दूसरे जगह लाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं समस्या हो और यहाँ अनपरा में जितने लोग हैं उतने ही और लोग आ जाएं कहीं और से, तो
अभी आप लोग जहाँ रह रहे थे, मान लीजिए आपकी कुछ ज़मीनें थे, उसको छीन के किसी और को दे देंगे, सरकार दे देगी, कोई और नहीं देगा। मान लीजिए किसी के पास खूब सारी ज़मीन है, उसके घर में 5 ही लोग हैं। अब ऐसी समस्या जब होगी जलवायु परिवर्तन वाली, और बहुत सारे लोग जब दूसरे क्षेत्रों से आएंगे, तो जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें एक्स्ट्रा है ना, उसको ले के दूसरे को दे देंगे। ये समस्या है, ये भी तो समस्या होगी। आपकी ज़मीन किसी और को दे रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं होगी। ठीक है। फिर आप लोग नासा का नाम सुने होंगे। नासा है ना, नासा क्या है? क्या है नासा? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो, है ना। मतलब यही स्पेस एजेंसी, मतलब सैटेलाइट आदि भेजते हैं अंतरिक्ष में। तो ये भी बहुत सारी सैटेलाइट कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की। एक होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट और एक होती है रिमोट सेंसिंग, है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको संचार उपग्रह कहते हैं। संचार उपग्रह से क्या करते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन वाले चीज़, जैसे फ़ोन से बात कर रहे हैं, है ना, टेलीविज़न देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, है ना, जिनसे हम सूचना आदि प्राप्त कर। रिमोट सेंसिंग जो सुदूर संवेदन उपग्रह हिंदी में कहते हैं उनको, उनसे क्या कहते हैं? हम अर्थ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना। जैसे आपको बताते हैं ना कि यहाँ पे चक्रवात आने वाला है इस क्षेत्र में, यहाँ का मौसम जो है इस बार कैसा रहेगा, है ना, इस बार मानसून कैसी रहेगी, है ना। ये बहुत सारे आंकड़े जो है निकालते रहते हैं, तो सैटेलाइट के माध्यम से ऑब्जर्व करते हैं। अब वो कौन सी सैटेलाइट होती है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है ना। उस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो जो नासा है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने भी कुछ आंकड़े जारी किए हैं, और वो आंकड़े भारत से संबंधित हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए। और जापान की स्पेस एजेंसी क्या है? जाक्सा। रूस की स्पेस एजेंसी ग्लोनास। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म है। इसका एक सैटेलाइट है जिसका नाम है लैंडसेट। सैटेलाइट का क्या नाम है? लैंडसेट। इस सैटेलाइट ने इमेज भेजी है। सैटेलाइट फ़ोटो ही तो खींचते हैं, और क्या करते हैं? फ़ोटो खींचते हैं हर देश की। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है वो पृथ्वी पर बहुत ऊंचाई पे नहीं होता है, पृथ्वी से 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है, और उसका चक्कर लगाता है, और एक दिन में 3-4 चक्कर लगा लेता है पृथ्वी। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो केवल दिन में एक ही चक्कर लगाता है। वो पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे घूमता है, ठीक है ना। तो इसने जो रिपोर्ट जारी की है उसने ये बताया है कि 2001 से लेकर के 2021 के बीच में, मतलब 20 सालों में, जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा जानते हैं कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र है, सुंदरबन डेल्टा है, जहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आदि डेल्टा बनाती हैं। बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं उसको, है ना। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे जो जल स्तर है, जो सुंदरबन डेल्टा को क्या करता जा रहा है? डुबोए जा रहा है। तो इसने इस इमेज के माध्यम से नासा ने बताया कि 2001 से 2021 के बीच में सुंदरबन डेल्टा का जो भाग है वह 30 किलोमीटर प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में 30 किलोमीटर
सुंदरवन का जो क्षेत्र है वो क्या होता जा रहा है, डूबता जा रहा है। सुंदरवन का जो क्षेत्र है वो क्या होता जा रहा है, डूबता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको नुकसान होगा, वो संकट में होंगे, है ना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हो रहे हैं। हमने आर्थिक प्रभाव देखा, है ना, आर्थिक प्रभाव देखा, लोगों को क्या समस्याएं होंगी, है ना, देखा ना कि जब शहर डूबते जाएंगे, कृषि पे क्या प्रभाव होगा देखा हमने, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च की रिपोर्ट। जो जैव विविधता है, जैसे सुंदरवन में बहुत सारी जैव विविधता है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगे। तो जब वहाँ पे पानी भरता जाएगा तो सब कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे। तो जैव विविधता को हानि होगी, आर्थिक क्षति होगी, कृषि को नुकसान होगा तो किसानों को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा तो उन पर निर्भर जो परिवार हैं उनको नुकसान होगा। मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए या सरकारें क्या काम कर रही हैं। ठीक है।